आवाज आ रही? आवाज आ रही? आवाज नहीं। अभी आ रही? अभी आ रही? होमवर्क किया? डीबीपी 8 थी ना? डीबीपी 8 डिस्कस करके फिर थोड़ी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। डीबीपी 8 खोलो, बताओ 1 से 21 के डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 4 और 8 और 15 12 15 और बस 4 8 12 15। डीपीपी 8 के डाउट्स देख रहे हैं। और कोई डाउट इनके अलावा? देखो, 4th को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ऐसा समझो कि अगर तीनों प्लेन्स एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बनेंगे कैसे। जैसे मान लो एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है और एक और प्लेन कुछ ऐसा है यहीं से जो निकल रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों प्लेन्स जो हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये तीसरा प्लेन बन रहा है। तो जैसे अगर आपको याद हो तो आपने जब स्ट्रेट लाइन सर्कल में पढ़ा हो तो आपने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था या आपने फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ा था। उसी तरह ये जो सिचुएशन है इसको अपन बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। क्या बोल देंगे? फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो ये वाला जो प्लेन है ना अपना प्लेन P, इसको मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ λ1 P1 प्लस λ2 P2। ये वाला जो प्लेन है अपना प्लेन P बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो अपने पास इसमें 3 प्लेन दे रखे हैं। क्या क्या? एक दे रखा है x माइनस सी वाई माइनस बी जेड बराबर 0, दूसरा दे रखा है सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड बराबर 0 और लास्ट में दे रखा है आपको बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड बराबर 0। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तीसरा प्लेन लिख सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि भाई λ1 टाइम्स x माइनस सी वाई माइनस बी जेड प्लस λ2 टाइम्स सी एक्स माइनस ए वाई सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड बराबर बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड। ऐसा। अब अपन क्या करेंगे, यहां से λ1 λ2 सॉल्व करेंगे x के कोफिशिएंट बराबर करके, y के कोफिशिएंट बराबर करके और उनका रिजल्ट z वाले में पुट कर देंगे। तो ABC में अपने पास क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। बात समझ आई? तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे λ1 प्लस λ2c ये हो जाएगा b के बराबर, x के कोफिशिएंट सारे बराबर, y के लिए क्या आएगा माइनस λ1c माइनस λ2 बराबर में क्या आ जाएगा a, और लास्ट में इसी तरह z के लिए क्या लिखोगे माइनस λ1b प्लस λ2a बराबर -1। अब क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह आप यहां से λ1 λ2 निकाल सकते हो? क्या आप λ1 λ2 निकाल कर इसमें रख सकते हो? अगर रख सकते हो तो ABC आ जाएगा, रिलेशन मिलेगा पूरा एक ABC के। बात समझ आई? तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स। यदि अगर दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है वहां से अगर एक तीसरा प्लेन निकले तो उसको पहले 2 प्लेन्स के रेस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। ये था पहला तरीका। ठीक है, ये तो कुछ नया था, पुराना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ लिया क्या? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा है? अच्छा, तो ठीक है, फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में अगर आपको याद हो 12th में आपने क्रैमर्स रूल पढ़ा था। क्रैमर्स रूल ये बोलता है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो डिटरमिनेंट सारे क्या होने चाहिए, 0। तो ठीक है, चलो अभी क्रैमर्स रूल नहीं पढ़ा तो फिर ये छोड़ दो। उसके केस में क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, ये सारे कोफिशिएंट इनका एक डिटरमिनेंट बनाते हैं और इनका डिटरमिनेंट क्या कर दोगे आप, 0 कर दोगे। तो अगर आप ये डिटरमिनेंट 0 करोगे तो ये डिटरमिनेंट 0 करने पर
आपको ए बी और सी में रिलेशन मिल जाएगा। ये डिटर्मिनेंट जीरो करने पर आपके पास क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वैसे भी समझ के देखो, ये जो तीन, जैसे अगर आपको मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलूं तो वो है क्या, लाइन की इक्वेशन ही तो है 2D में। तो अगर मैं ये प्लेन की इक्वेशन बोलूं तो एक प्लेन की इक्वेशन एक्चुअली है क्या, प्लेन की इक्वेशन यही है, एक्स वाई और जेड के अंदर आती। तो ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अपन इसका डिटर्मिनेंट, इसका डेल्टा क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो आप ये डेल्टा जीरो करके भी निकाल सकते हो, फैमिली ऑफ प्लेन से भी निकाल सकते हो। क्लियर है बात, पक्का। चलो 8th में डाउट, 8th में क्या है, L1 बी द लाइन, L2 बी द लाइन, पाई कंटेन्स। तो बेसिकली अगर आपने पाई निकाल दिया तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे 0 0 0 से। अपना मेन काम तो 8th में क्या है, ऐसा प्लेन निकालना है अपन को, कैसा, जो L1 को कंटेन करे और L2 के पैरेलल हो। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अगर कोई प्लेन किसी लाइन के पैरेलल हो, इसका क्या मतलब है, प्लेन है वो किसी लाइन के पैरेलल है ऐसा, तो मैं इस लाइन में और इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर में क्या रिलेशन बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर होंगे। ये बात समझ में आ रही ना। मान लो प्लेन है और प्लेन के पैरेलल एक लाइन है, तो नॉर्मल वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, लाइन के परपेंडिकुलर। अब अपन को इस केस में 2 लाइन दे रखी है। पहली लाइन तो बोल दिया प्लेन के अंदर है, और दूसरी लाइन, एक लाइन मान लेते हैं प्लेन के अंदर और एक लाइन मान ली प्लेन के पैरेलल, ऐसा। तो आपका ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये जो लाइन इस प्लेन के अंदर है, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। और आपका नॉर्मल वेक्टर, ये जो लाइन इसके पैरेलल है, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आई क्यों बोल रहे हैं अपन। तो क्या अपन एक ऐसा वेक्टर निकाल सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर, क्या अपन एक ऐसा वेक्टर निकाल सकते हैं जो v1 v2 दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। क्या कोई तरीका होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अपन क्या ले लेंगे, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो लेकर अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो अपन को क्या मिल जाएगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। एक बार नॉर्मल वेक्टर आ गया, उसके बाद क्या चाहिए होता है, प्लेन में बस एक पॉइंट चाहिए होता है। प्लेन में एक पॉइंट कहां से मिलेगा आपको, लाइन से। लाइन पड़ी है ना, लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कोई भी ले लो। तो जैसे ये L1 है, L1 अपन को किस फॉर्म में दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। तो इस L1 लाइन पर एक पॉइंट दिख रहा है क्या आपको, देखो क्वेश्चन 8 में 2, 1, -1 दिखा। ये लाइन यहीं से ओरिजिनेट हो रही है, इसी फॉर्म में दे रखा है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर के फॉर्म में। तो एक पॉइंट अपन प्लेन में क्या मान सकते हैं, 2, 1, -1। और अब क्या चाहिए, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए। प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस ले लेंगे, क्योंकि दोनों लाइंस या तो प्लेन में है या प्लेन के पैरेलल है, तो नॉर्मल दोनों लाइंस के क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर निकालने के लिए क्या ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। किसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, दोनों लाइंस का। i कैप प्लस 2 k कैप तो ऐसा हो गया, और i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप ऐसा हो गया। क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, नॉर्मल वेक्टर, ये abc होगा। फिर इक्वेशन पता है ना, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1। क्लियर है बात, पक्का। आंसर नहीं आ रहा, आ जाएगा, कैलकुलेशन देख लेना, नहीं तो ऊपर आ जाना। ठीक है, चलो 8th क्लियर है। 12th पे आते हैं। 12th पैसेज है बेटा। देखो अगर आप देखोगे तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है और विच आर नियरेस्ट टू ईच अदर। तो ये अगर आप यहाँ पर इनके x और y दोनों के z तीनों के बराबर करोगे तो इक्वल आने के लिए कोई कंसिस्टेंट लैम्डा और म्यू नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपने x और y को बराबर किया, वहां से जो लैम्डा और म्यू आया ना वो z को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो दोनों लाइंस है, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, पैरेलल नहीं है, ये लाइंस कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस है। अब 12 जो है उसमें तो सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, p और q नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं आपको डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बता देता हूं और मैं ये भी बता देता हूं कि आप p पॉइंट और q पॉइंट कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको p और q की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 13 में। आपको प्लेन चाहिए ना, o से p से q से, तो p और q की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अपन अभी देख लेते हैं कि अगर अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस है तो स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस के अंदर वो पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं जो एक दूसरे के सबसे पास हो। बात समझ में आई। अच्छा, अपन ने ये बात 2D में भी देखी होगी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो कर्व्स का अपन को किसके अलोंग मिलता है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग मिलता है। तो अगर मेरे को P और Q निकालने हैं तो मेरे को एक ऐसी लाइन के अलोंग निकालने पड़ेंगे जो दोनों की क्या होगी, कॉमन नॉर्मल होगी।
तो एक स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस में जैसे एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, तो एक दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो किसके अलॉन्ग होंगे, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग। और कॉमन नॉर्मल तो पहले तो एक बार पी क्यू निकाल के बता देता हूं, फिर डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेंगे। तो पहली लाइन देखो आपके पास क्या है, 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप। क्वेश्चन नंबर 12 में 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप, और लैम्डा में अपने पास क्या है, 3i माइनस j और प्लस में क्या है, k। तो एक पॉइंट है और क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो मैं जनरलाइज कर दूं, अगर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट, मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट P है, क्या है, P। ये पॉइंट कैसा हो गया अपना P पॉइंट, तो P पॉइंट को लैम्डा के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं बताओ, 6 प्लस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा और 4 प्लस लैम्डा। ये बात समझ में आई, 6, अच्छा 3 लैम्डा, 6 प्लस 3 लैम्डा, क्लियर है, पक्का। दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, एक और दूसरी लाइन लिखी हुई अपने पास माइनस 9j कैप प्लस 2k कैप, और म्यू के साथ में क्या दे रखा है आपको, माइनस का 3i प्लस का 2j और प्लस का 4k। अगर इस पर कोई भी पॉइंट लेना चाहता हूं तो कैसे लूंगा, i कैप के लिए क्या है, माइनस का 3 म्यू, j कैप के लिए क्या है, माइनस 9 प्लस 2 म्यू, और लास्ट में इसी तरह k कैप के लिए क्या है अपने पास 2 प्लस 4 म्यू। तो ये मान लेते हैं P पॉइंट रहा होगा, ये मान लेते हैं Q पॉइंट रहा होगा। और अपन ने बोला कि भाई नियरेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होगा, तो जो आपका PQ वेक्टर है ये लाइन 1 के भी परपेंडिकुलर है और PQ वेक्टर लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आई। तो इसका क्या, अपन इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं इस PQ वेक्टर का। कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2 कर सकते हैं क्या, x1 माइनस x2 करो, क्या आएगा 15 प्लस 3 लैम्डा, नहीं ये तो आई कैप में कहा था अपने पास, ये वाला, हाँ ये वाला। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू आई कैप में, जे कैप में क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू जे कैप, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा माइनस 4 म्यू के कैप। यहां तक बात समझ में। ये क्या है अपना, ये पी क्यू वेक्टर है। अब अगर P और Q पॉइंट निकालना है तो लैम्डा और म्यू पता होना चाहिए। तो दो वेरिएबल हैं तो कितनी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन कहां से निकालोगे, ये लाइन 1 के परपेंडिकुलर है और लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर है। तो अपन इसका डॉट किसके साथ करेंगे, एक बार इसके साथ, किसके बराबर हो जाएगा 0, और दूसरा डॉट किसके साथ करेंगे, इसके साथ, ये भी किसके बराबर आ जाएगा 0। तो अपन को इसका डॉट लेना है, एक बार L1 के साथ डॉट 0 करेंगे और एक बार अपन क्या करेंगे L2 के साथ डॉट 0। वहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा और म्यू, लैम्डा और म्यू आ गया तो क्या मिल जाएंगे, पॉइंट मिल जाएंगे। P और Q लिया पैरामीट्रिक फॉर्म में, PQ वेक्टर निकाला, PQ वेक्टर का दोनों लाइंस के साथ डॉट किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। बात समझ में आई। तो ये P और Q पॉइंट्स आ जाएंगे, यहां से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और फिर OPQ प्लेन की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। कोई डाउट, हाँ सर ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही होंगे, हाँ हमेशा कॉमन नॉर्मल, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलॉन्ग, वही निकालने के लिए पूछा इन्होंने कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ होगा, वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग। क्लियर है ये बात। दूसरे के केस में सर ने फॉर्मूला बताया होगा, A1 वेक्टर याद है क्या किसी को, A1 माइनस A2 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, इनका एक बॉक्स प्रोडक्ट बन जाएगा सुंदर सा। A डॉट B क्रॉस C में क्या बनता है, बॉक्स प्रोडक्ट बनता है, और नीचे क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2। तो अगर सिर्फ PQ की डिस्टेंस निकालनी है आपको स्क्यू लाइंस के अंदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बट क्योंकि इस पैसेज में आपको P और Q की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, इसलिए फॉर्मूला के बजाय आप P और Q निकाल लो तो ज्यादा बेटर। नहीं तो सिर्फ डिस्टेंस पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है बात, कोई डाउट इसके अंदर। 15 का कोई पर्टिकुलर पार्ट है क्या जिसमें डाउट है, 15 डाउट बताया था ना, 15 के किसी पार्ट में डाउट, A B C या D हो गया, कौन सा वाला, A पार्ट, वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू, कंसिडर अ प्लेन एंड अ स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन थ्रू A बाइसेक्ट्स BC। बाइसेक्ट कर रहा है BC को, मतलब BC के मिड पॉइंट से जाएगा ना, तो BC का मिड पॉइंट बताओ मेरे को क्या आ रहा है, मिड पॉइंट लगा सकते हैं ना, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2। तो मिड पॉइंट क्या आया BC का 3, 4, ये क्लियर है।
तो एक लाइन है अपने पास इसके अंदर, ये लैम्डा कॉमा 3 कॉमा म्यू से चलती है, या ये वेक्टर है, और कहां से जा रही है ये 3 कॉमा 4 कॉमा 6, और बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है ना, इसके एक तो पॉजिटिव कोसाइंस है और ये तीनों क्या है, एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड। तो समझो अगर ये एक्स वाई और जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका क्या मतलब है कि ये तीनों के साथ इक्वल इक्वल एंगल बनाएगा। इसका मतलब इसके जो तीनों के अलोंग कंपोनेंट है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप इज ऑल्सो इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी के कैप विल ऑल्सो बी इक्वली इंक्लाइंड। तो अपन पहले तो ये डायरेक्शन रेशियो निकालें, ये क्या आएगा 3 माइनस लैम्डा आई कैप, प्लस में क्या आएगा 4 माइनस 3 जे कैप, और साथ में 6 माइनस म्यू के कैप। अब बेटा अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है तो आई जे के कोफिशिएंट क्या होंगे, बराबर। जे कैप का क्या है 1, 3 माइनस म्यू भी क्या होगा, 3 माइनस लैम्डा भी क्या होगा 1, 6 माइनस म्यू भी क्या होगा, हो जाएगा पक्का। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब तीनों के अलोंग प्रोजेक्शन सेम होगा। अपन एंगल कैसे लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालते हैं ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 बोलते हैं। तो निकालते कैसे हैं, जैसे 3i प्लस 4j प्लस 5k है, अगर मैं बोल रहा हूं कि 3i प्लस 4j प्लस 5k है, इसका x एक्सिस के साथ अगर एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा कैसे निकालते हो, 3/√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसी तरह y के साथ 4/3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इस तरह से निकालते हैं। तो ये तो तभी बराबर आएंगे ना, डिनोमिनेटर तो सेम है, तभी बराबर आएंगे जब आई जे के कोफिशिएंट क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आई, पक्का कोई दिक्कत इसके अंदर। कल के लिए डीपीपी 9 लगा लेना, ठीक है। रीजनिंग की शीट मिल गई कल सबको, एग्जाम्पल्स ट्राई किए, हाँ 19 में क्या दे रखा है, इफ प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, अब भी जस्ट देखा था, प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, 0 दे रखा है, तो इंटरसेक्ट ए क्या है आपका 1.5, अगर 1 पुट करोगे तो प्लेन 1 और प्लेन 3 पैरेलल हो जाएंगे, आपस में कभी नहीं मिलेंगे। देखो दिखा क्या, तो कभी भी अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो एक लाइन कैसे आएगी, ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। तो एक हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, तो दोनों प्लेन्स पैरेलल हो गए ना, तो कभी कट करेंगे नहीं। अब हाफ रखो दूसरे प्लेन में, देखो क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 2, अब प्लेन 1 प्लेन 2 पैरेलल हो गए। अगर दो प्लेन्स पैरेलल है बट कोइंसाइड नहीं कर रहे तो कभी भी इंटरसेक्ट, ठीक है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। अपन जब डिटर्मिनेंट निकाल के 0 करते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट निकाल के 0 करते हो तब जो वैल्यूज आ रही है वो एक बार देख लो कि वो पुट करने पर ऐसा ना हो कि प्लेन्स पैरेलल हो जाएं, प्लेन्स पैरेलल होंगे तो कट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई डाउट या आगे बढ़े, कोई भी चीज जो आप पूछना चाहते हो, पक्का आगे बढ़ सकते हैं। चलो रीजनिंग के एग्जांपल्स लगाए क्या, सवाल हो रहे हैं थोड़े थोड़े, आज प्रैक्टिस लेते हैं अपन। एक थोड़ा सा मेरे को स्टेटमेंट्स का बताना है, लॉस का 10 मिनट वो देखते हैं, फिर आज प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप सारे सवाल लगा सकते हो शीट के, ठीक है। चलो तो ये लगा लेना ताकि फिर अपन सैटरडे को स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर पाए, ऐसा नहीं हो आपकी रीजनिंग रह जाए तो फिर 2-2 चैप्टर साथ करोगे। तो रीजनिंग लगा लेना आज ताकि फिर सैटरडे को स्टैट्स कर सके, ठीक है। चलो मैं पहले स्टेटमेंट्स ले रहा हूं, उसके बाद कुछ लॉज बता दूंगा। ऑल्दो मेरे हिसाब से आपको जो ओनली लॉ याद होना चाहिए वो है डी मॉर्गन्स लॉ। बाकी सारे लॉज बस इसलिए हैं कि अगर आपको ट्रूथ टेबल वेन डायग्राम में कहीं लगे कि नहीं यार नहीं बनाना, लॉ डायरेक्टली दिख रहा है तो अप्लाई कर सकते हो, बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो लॉ से हो सकता है उन दोनों से नहीं हो सकता, उन दोनों से सब हो सकता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप ट्रूथ टेबल लेते हो या सेट लेते हो, बट दोनों में से किसी से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन स्टेटमेंट देखते हैं। स्पेशल एम्फेसिस अभी अपन नेगेशन पे रखेंगे ना, कल अपन ने देखा था लास्ट में, याद है ना, कॉन्वर्स देखा था, P इंप्लाइज Q का कॉन्वर्स क्या था, Q इंप्लाइज P। इनवर्स देखा था, P इंप्लाइज Q का इनवर्स क्या था, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। ये इन सब की ट्रूथ टेबल P इंप्लाइज Q से अलग बनती है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, सेम
और वो क्या होता है, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। और अपन ने स्टेटमेंट का एग्जांपल भी लिया था, क्योंकि वहां पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं और बोलते हैं इसका नेगेशन निकालो, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालो। बात समझ में आई? अपन आज ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो अभी मैं नेगेशन की बात कर रहा हूं, ये अगर आपने शीट देखी है तो आपने उसमें देखा होगा अपन बेसिकली दो चीजों पर एम्फोसिस रखने वाले हैं, एक है ऑल और एक है सम पर। तो ये कैसे इनके नेगेशन में दिक्कत आती है, बस 5 मिनट अपन इस पर बात करेंगे। शीट सबको मिल गई है ना? ठीक, चलो तो नेगेशन की बात करते हैं और एक बार इनको देखते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, एटलीस्ट, सम, फ्यू, और एक और कुछ है अपने पास, ऑल और नन। और पढ़ क्या रहे हैं अपन, नेगेशन पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट्स का, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स का। क्वांटिफाइड क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी मेजर कर रहा है ना, ऑल, नन, सम, फ्यू, एटलीस्ट, ये सब क्या कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। तो समझो इसका नेगेशन ये होगा और इसका नेगेशन ये होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं ऑल स्टार्स ट्विंकल, ऑल स्टार्स ट्विंकल, सारे तारे टिमटिमाते हैं। नेगेशन का मतलब पहले दिन ही अपन ने बोला था, नेगेशन का मतलब होता है लिखे गए स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना। सिंपल सी बात, लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या हो जाए, अभी जो मीनिंग कन्वे कर रहा है उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करने लग जाए। अभी ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। तो ऑल स्टार्स ट्विंकल का नेगेशन करना चाहते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स में लिख रहा हूं, आप बताना इसमें से कौन सा इसका नेगेशन है, कौन सा इसका नेगेशन नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स लिख लेता हूं। सम स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, फ्यू स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। नॉट क्यों आएगा, वो तो वैसे भी नेगेट कर रहा हूं ना, तो नेगेशन में नॉट तो आएगा। फ्यू स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, देर इज एटलीस्ट वन स्टार which does not twinkle, which does not twinkle, ठीक है। नो स्टार ट्विंकल्स, और लास्ट वाला नहीं, दो और है। इट इज नॉट द केस that all stars twinkle, इंग्लिश की क्लास होगी, that all stars twinkle। और लास्ट वाला मेरा फेवरेट, all stars do not twinkle। चलो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बढ़ेंगे। अगर ये एग्जांपल समझ गए तो रीजनिंग खत्म हो गई अपनी यहीं पे, ठीक है। ऑल स्टार्स ट्विंकल का क्या मतलब है, चाहे दुनिया में 10 अरब तारे हैं, सारे टिमटिमाते हैं। ऑल बोल दिया अगले ने, बात समझ आई? क्या ये इसका नेगेशन हो सकता है, सम स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, ये इसका नेगेशन है। ये बोल रहा है सारे तारे क्या है, टिमटिमाएंगे। इसने एक स्टेटमेंट दे दिया, मेरे को इसके स्टेटमेंट को क्या करना है, गलत करना है, गलत साबित करना है। तो अगर मैंने पूरे यूनिवर्स में एक भी स्टार ऐसा ढूंढ लिया जो ट्विंकल नहीं कर रहा है, तो उसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब मैं बोलता हूं कि सम स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, या फिर फ्यू स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, या फिर एक भी स्टार ऐसा मिल जाए मुझे, एटलीस्ट वन भी जो ट्विंकल नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप उसको क्या कर देगा, नेगेट कर देगा, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, इसके नेगेशन है। बात समझ में आई? अपन को ये बोल रहा है कि ये सारी चीजें सही है, मेरे को इसका गलत करने के लिए एकदम पोलर ऑपोजिट नहीं जाना कि नहीं नहीं सारी गलत है। अगर मैं एक भी चीज पॉइंट आउट कर दूं जो क्या है, सही नहीं है, गलत है, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरे को उसको एक्सट्रीम केस पे ले जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऑल का उल्टा करने के लिए नन बनने की जरूरत नहीं है। सम, एटलीस्ट, फ्यू में भी वो गलत हो जाता है, नन तो उसका बहुत स्पेशल केस है, वो उसका नेगेशन
नहीं होगा। ध्यान रह जाएगी ये बात। इस पर आते हैं, नो स्टार ट्विंकल्स, क्या ये इसका नेगेशन है? नहीं, ये इसका एक स्पेशल केस है। इसने बोला सारे तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। बोल रहा है कोई भी तारा टिमटिमाता नहीं है, तो ये इसका नेगेशन नहीं। बात समझ में आई? ये बात ध्यान रखना, जब भी आप ऑल या नन का नेगेशन करोगे तो आपके पास एटलीस्ट सम या फ्यू आएगा। और अभी अपन देखेंगे जब अपन एटलीस्ट सम या फ्यू का नेगेशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? ऑल या नन आएगा। बात समझ में आई? तो ये वाला स्टेटमेंट इसका नेगेशन नहीं। ये बताओ, इट इज नॉट द केस दैट ऑल स्टार्स ट्विंकल, क्या ये नेगेशन है? बिल्कुल है। लिखने का एक और तरीका है, उसने बोला सारे तारे टिमटिमाते हैं, मैंने कह दिया ये बात गलत है कि सारे तारे टिमटिमाते हैं। इससे लेजी नेगेशन हो ही नहीं सकता दुनिया में, है ना? आपने कहा आसमान ब्लू है, मैं कह दूंगा नहीं ऐसा गलत है कि आसमान ब्लू। अब मैं और कुछ क्लेम नहीं कर रहा कि हरा है, नीला है या गुलाबी है, मैं ये बोल रहा हूं कि ब्लू नहीं है। बात समझ में आई? तो ये भी इसका क्या हो गया? नेगेशन। सब क्यों बता रहा हूं? ऑप्शन में इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, लास्ट बताओ, ऑल स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, नेगेशन है या नहीं है? हाँ, ये नेगेशन है। अब सर ये तो नहीं था, ये कैसे हो गया? ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग है। हिंदी अनुवाद समझो, नो स्टार ट्विंकल्स का मतलब है कोई भी तारा नहीं जगमगाएगा, जो इसका पोलर ऑपोजिट हो गया। अपन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, ये इससे अलग है। इस नो की पोजीशन चेंज करते ही अर्थ का अनर्थ हो गया। ऑल स्टार्स डू नॉट ट्विंकल का ये मतलब नहीं है कि कोई भी तारा नहीं टिमटिमाता, इसका मतलब है सारे तारे नहीं टिमटिमाएंगे। ये बोल रहा है सारे तारे टिमटिमाएंगे, ये बोल रहा है कि सारे तारे नहीं टिमटिमाएंगे। इसका मतलब है कि कोई एक भी अगर नहीं टिमटिमा रहा है तो वो इस केस के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो आपके पास 3 स्टार्स है, S1 S2 S3, इसने क्या बोला? S1 S2 S3 सारे ही क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। ये नो वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये बोल रहा है कि S1 भी ट्विंकल नहीं करेगा, S2 भी नहीं करेगा और S3 भी नहीं करेगा। नो स्टार ट्विंकल्स का तो यही मीनिंग है। इसका ये मीनिंग नहीं है, ये बोल रहा है ऑल स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। इसका मतलब है कि S1 S2 S3 तीनों ट्विंकल नहीं करेंगे। अब उसके अंदर ये भी हो सकता है कि तीनों ना करें, 2 करे, 1 ना करे, 1 करे, 2 ना करे, तो ये दोनों सेम नहीं। बाकी पांचों जो है ये सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। ऑल स्टार्स ट्विंकल का नेगेशन, सम डू नॉट ट्विंकल, फ्यू डू नॉट ट्विंकल, एटलीस्ट वन डू नॉट ट्विंकल, दिस इज नॉट द केस, जस्ट उल्टा बोल दिया। या ये भी बोल सकते हैं इधर नॉट लगाकर ऑल स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। स्टार्टिंग में अगर नो लगा दिया तो उसका मतलब होता है कि अपन उसके बिल्कुल ऑपोजिट, पोलर ऑपोजिट चले गए। वो तो एक बिल्कुल स्पेसिफिक केस हो गया कि S1 S2 S3 ट्विंकल करते हैं, अपन बोल रहे हैं S1 S2 S3 तीनों ही ट्विंकल नहीं करते। ये गलत बात है। डिस्प्रूव करने के लिए तो एक भी तारा अगर नहीं टिमटिमाए तो काफी। बात समझ में आई? तो अगर आपको स्टेटमेंट देके नेगेशन पूछा जाएगा तो ऑप्शन इन पांचों में से जो भी दे रखा है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ऑल का उल्टा नन नहीं होता, नन का उल्टा ऑल नहीं होता। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ऑल या नन का उल्टा क्या होता है? एटलीस्ट, सम या फ्यू। इसके अलावा दिस इज नॉट द केस बोलूं तो भी सही है, और ये जो क्लेम डाल रहा है इसके बीच में नॉट लगा दूं तब भी क्या होगा? सेम होगा। क्या ये बात समझ आई? क्या अपन इस स्टेटमेंट के साथ कंफर्टेबल? कोई चीज जो आप पूछना चाहते हो? अब इधर पर आ जाए, एटलीस्ट, सम और फ्यू का उल्टा करके देखें। तो कोई स्टेटमेंट ले लेते हैं, है ना? जैसे क्या ले बताओ? सम से कोई स्टेटमेंट बताओ, नेगेट करते हैं फिर। सम, अरे मन में क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो ना। सम, कोई भी, एटलीस्ट से, फ्यू से, सम से। अब फिर जब बोलते नहीं हो तो फिर मेरे को ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। सम स्टूडेंट्स क्वालिफाई जेई, सम स्टूडेंट्स क्वालिफाई जेई। तो अब ये समझने की कोशिश करो, जब ये बोल रहा है कि सम स्टूडेंट्स क्वालिफाई जेई, इस सम के अंदर 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट सब कवर हो गया। सम का या एटलीस्ट का या फ्यू का क्या मतलब होता है? एक या एक से ज्यादा। अब वो एक या एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है ना। तो अगर मैं इसको नेगेट करने जाऊंगा तो मेरे को 1 से लेकर के इंफिनिटी तक के सारे केसेस उड़ाने पड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये सम बोल रहा है। तो इसने तो एक बहुत बड़ी लिबर्टी ले ली कि मैं सम के अंदर, फ्यू के अंदर या एटलीस्ट के अंदर 1 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी नंबर ले सकता हूं। ये इसकी लिबर्टी है। तो अगर मैं इसको नेगेट करने जाऊंगा तो मैं नहीं ले सकता ना 1 से इंफिनिटी, मैं ले सकता हूं क्या?
तो मैं क्या ले सकता हूं, जीरो। जीरो का क्या मतलब होता है, नो। तो अगर मैं इसका नेगेशन करने जाऊंगा तो ये आएगा नो स्टूडेंट क्वालिफाइज जे। बात समझ में आई। सम का नेगेशन क्या होगा हमेशा, ऑल या नन। ठीक है। अगर इसने मान लो ये इसका नेगेशन, मान लो अगर इसने ये बोला होता सम स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई जेई, सम स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई जेई, मतलब कुछ बच्चे जेई क्वालिफाई नहीं कर रहे, हो सकता है एक नहीं कर रहा, दो नहीं कर रहे, इनफाइनाइट नहीं कर रहे, साल में सारी सीटें खाली रह गई, तो सम स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई जेई। तो वो तो सम का नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो उसका एकदम मेरे को नेगेशन करना है, तो एक ही नंबर बचेगा मेरे पास, क्या, जीरो। जीरो स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई जेई, जीरो स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई जेई का क्या मतलब है कि सारे ही कर गए क्वालिफाई। तो इसके नेगेशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ऑल स्टूडेंट्स क्वालिफाई जेई। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आप सम का नेगेशन करते हो तो आपके पास या तो नन आएगा या ऑल आएगा, और अगर आप नन या ऑल का करते हो तो आपके पास सम, एटलीस्ट, फ्यू, दिस इज नॉट द केस, या बीच वाला नॉट। क्लियर है ये बात, पक्का। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो कल देख चुके हो, तो सिंपल है, P इंप्लाइज Q है तो क्या कर दोगे, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। Q वाला पहले लेके नेगेट कर दिया, फिर P वाला कर दिया। बाकी सिंपल जो एंड और या नॉट वाले हैं उसमें आपको डी मॉर्गन लगाना आता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि आई लाइक कॉफी एंड आई लाइक टी, इसका नेगेशन बताओ। आई लाइक कॉफी एंड आई लाइक टी, इसका नेगेशन क्या करेंगे, आई डू नॉट लाइक कॉफी और आई डू नॉट लाइक टी। बीच में एंड भी तो बदलोगे। P एंड Q का क्या होता है, नेगेशन P और नेगेशन। बात समझ आ गई। तो पहले लॉजिकल फॉर्म में लिखो, नेगेट कर दो, फिर वापस P और Q की जगह जो स्टेटमेंट्स है वो चिपका दो। पक्का क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ, नाइदर नॉर नहीं आएगा। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और अलग से पूछते नहीं है, बट नाइदर नॉर अगर पूछे तो नाइदर नॉर का सिंपल अगर कहीं दिखे तो नाइदर नॉर का मतलब ये है, नाइदर ए नॉर बी। अब इसका अगर आपको उल्टा करना हो तो उसके केस में आप क्या कर सकते हो, अगर इसका नेगेशन लोगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी आ सकता है। जो भी चीज पूछे बस उसको लॉजिकल फॉर्म में लिख देना, इतना सेट और रीजनिंग अपन को आता है। ये ठीक है ना, नाइदर नॉर, ए भी नहीं बी भी नहीं, मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार, या ए बार एंड बी बार। क्लियर, ये लिख लो फिर क्वेश्चंस कर दो। हाँ सर, लास्ट स्टेटमेंट के लिए उसका नेगेशन ऐसे लिख सकते हैं कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाई जेई। इसका सम स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई जेई, तो आप बोल रहे हो नन ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई जेई, नन ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाई जेई, वो तो यही हो गया ना। मतलब सम स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई जेई, उसमें 1 से लेकर ऑल सारे ही आ गए, तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई जेई इसी का सबसेट है। और हमें तो क्या करना है, उल्टा जाना है। मैं बोल रहा हूं कि कुछ बच्चे जेई क्वालिफाई नहीं करते, आप बोल रहे हो सारे बच्चे जेई क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो वो तो उसका एक स्पेशल केस हो गया। हमें तो क्या जाना था, उल्टा जाना था ना, नेगेट करना था। तो इसके अंदर पोलर ऑपोजिट जाता है। हाँ, सम ऑल के अंदर, सम फ्यू इसके अंदर एकदम ऑल या नन में चले जाते हैं, और अगर ऑल या नन होता है उसमें सम फ्यू इनमें आ जाते हैं। क्या, नाइदर नॉर, ये नाइदर नॉर है, ए भी नहीं। नाइदर नॉर का क्या मतलब होता है, दोनों ही नहीं होने चाहिए। हाँ, तो ए यूनियन बी का नेगेशन ही तो है ही है। मैंने तो इसका नेगेशन करा तो वापस ए यूनियन बी आ गया, वो तो नेगेशन पूछा था उन्होंने। नाइदर नॉर मतलब ए यूनियन बी का नेगेशन, वो रहा ए बार इंटरसेक्शन बी बार। लिख लो तब बताना भाई।
लिख लिया? चलो कुछ लॉज देख लेते हैं, ठीक है। जब सॉल्व करो ना तो सबसे पहले ब्रैकेट करना, फिर नेगेशन करना, एंड और इनकी प्रायोरिटी सेम होती है। तो जब सॉल्व करो तो पहले ब्रैकेट करोगे, फिर नेगेशन करोगे, फिर एंड और कर लेना, ठीक है। बाकी जब सॉल्व करोगे तो ये एंड और कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव भी होते हैं और एसोसिएटिव भी होते हैं। कम्यूटेटिव पता है ना क्या होता है कम्यूटेटिव? P और Q लिखूं या Q और P लिखूं, बात क्या है? P एंड Q लिखूं और Q एंड P लिखूं, बात क्या है? सेम। इस तरह एसोसिएटिव क्या होता है? तीन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब मैं P और Q पहले करके फिर R के साथ और ऑपरेशन करूं या Q और R करके फिर P के साथ और करूं, बात क्या होगी? सेम होगी। इसी तरह एंड भी कर सकते हैं अपन। एंड में क्या लिखेंगे? पहले आप P एंड Q करके फिर R के साथ एंड करो, या P के साथ Q एंड R करके बाद में एंड करो, बात क्या होगी? सेम। सेट वाले जो सारे लॉ है ना वो यहां पर भी वैलिड होंगे। सेट के लॉज देखे थे। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था क्या सेट्स में? आप A यूनियन B इंटरसेक्शन C को ओपन करते थे क्या? बस यहां पर भी कर सकते हो। जैसे P और Q एंड R है, बताओ क्या बनेगा? ये ओपन करो ना डिस्ट्रीब्यूटिव, कैसे लिखोगे? P और Q एंड P और, ये समझ में आया? इसी तरह P एंड Q और R हो तो क्या लिखोगे? P एंड Q और बीच में क्या आएगा? और फिर P एंड, ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। डी मॉर्गन कल बता दिया था आपको मैंने, नेगेशन का नेगेशन वापस स्टेटमेंट मिल जाएगा, ये भी अपन ने कल देखा था। अच्छा, इसके अलावा कुछ सिंपल लॉज कैसे? तो ये आइडेम्पोटेंट और आइडेंटिटी लॉ है, मैं नाम में नहीं जा रहा, इंट्यूटिव है, तो एक बार आप देख लो, है ना, चमक जाएगा आपको देख। जैसे मैं लिखता हूं P एंड P, तो P एंड P में क्या होगा? P एंड P को मैं P लिख सकता हूं, क्यों? मान लो जैसे P ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? ट्रू। तो ये भी क्या आ रहा है? ट्रू। अगर P फॉल्स है तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा? फॉल्स। तो अगर सब जगह P है तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स। इसी तरह अगर मान लो मैं और में लिखता हूं P और P, तो इसको भी क्या लिख दूंगा? P। ट्रू और ट्रू क्या होगा? ट्रू। ट्रू और फॉल्स क्या होगा? फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे अगर लॉस से करो और अगर ऐसे स्टेटमेंट दिखे तो कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ऐसा दिखता है, देखना ध्यान से, P एंड नेगेशन P, ये क्या होगा बता सकते? फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स। P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स होगा, एंड करूंगा तो क्या आएगा? फॉल्स। P फॉल्स है तो नेगेशन P क्या होगा? ट्रू।
एंड करूंगा तो क्या आएगा, फॉल्स। तो इन दोनों में से एक को तो क्या होना पड़ेगा, ट्रू, और एक को फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स। और अगर मैं P और नेगेशन P करूं तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक क्या होगा, ट्रू, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू। अच्छा, अगर ऐसे करूं P एंड फॉल्स तो क्या आएगा, P एंड फॉल्स क्या आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ P हमेशा क्या देगा, ये फॉल्स देगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, फॉल्स। अच्छा, P एंड ट्रू करूं तो कह नहीं सकते, किस पे डिपेंड करेगा, P पे। अगर P ट्रू है तो ट्रू और P फॉल्स है तो फॉल्स। तो P एंड ट्रू को मैं क्या लिख सकता हूं, P भी लिख सकता हूं, जो P का साइन होगा वही किसका हो जाएगा, P एंड ट्रू का। बात समझ में आई। अच्छा, यही चीज अगर उसमें बोलूं तो P और ट्रू, P और ट्रू क्या होगा, ट्रू, क्योंकि एक तो ट्रू चाहिए ना, और में मिल गया अपन को एक ट्रू, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। अच्छा, P और फॉल्स बोलूं तो P और फॉल्स, ये फिर से अब P पे डिपेंड करेगा, P ट्रू है तो ट्रू, P फॉल्स है तो फॉल्स, तो ये वापस क्या आ जाएगा, P। तो ये लॉ सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको कहीं लगे कि ब्रैकेट खोल के या ऑपरेशंस परफॉर्म करके इनसे आंसर जल्दी आ रहा है तो इनमें से कोई लगा लेना, नहीं तो जाने देना, कोई दिक्कत नहीं। ट्रूथ टेबल और वेन डायग्राम तो अपन को आता ही है। क्लियर है बात। चलो क्वेश्चंस लिखते हैं। ये ट्राई करो, टोटोलॉजी बतानी है इन चारों में से कौन सी टोटोलॉजी, ठीक है। P एंड Q और P और Q, सेकंड है P एंड Q और P इंप्लाइज Q, थर्ड है P एंड Q एंड P इंप्लाइज Q, लास्ट है P एंड Q इंप्लाइज P इंप्लाइज Q। टोटोलॉजी बतानी। और क्वेश्चंस लिख देता हूं कुछ, है ना। A implies B implies A is equivalent to, is equivalent to, चार ऑप्शंस हैं। A implies A and B, सेकेंड है आपके पास A implies A और B, थर्ड है आपके पास A implies B, और फोर्थ है आपके पास A implies A डबल implies B। फर्स्ट का D आ रहा है। चलो गुड, लॉज हटा दूं क्या। आपको ये दे रखा है P एंड Q implies negation Q और R is false. Find truth values of P Q R। ये तीनों ट्राई करो फिर आगे बढ़े। सेकंड का फर्स्ट आ रहा, ठीक है। एक दो और लिख लेते। P implies P and negation Q is false.
P और Q की ट्रूथ वैल्यू बतानी। ट्रूथ वैल्यू का मतलब है ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ, ठीक है। थर्ड का आया क्या? ट्रू ट्रू फॉल्स। और फोर्थ ट्रू और ट्रू। फर्स्ट देखें क्या, टोटोलॉजी मतलब सारे ट्रू होने चाहिए। कैसे करें? ट्रूथ टेबल से, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से। तो जनरली मैं एंड के बजाय और या इम्प्लीकेशन पहले प्रेफर करूंगा। एंड तो वैसे भी रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो अगर मेरे को ऑप्शंस ही अप्लाई करने तो मैं एंड वाले पे लास्ट में जाऊंगा। तो जैसे ये लेते हैं, तो P एंड Q क्या होगा अपने पास ये, और P और Q क्या होता है, ये दोनों सर्कल। तो अगर मैं यूनियन ले भी लूंगा तब भी क्या होगा, ये दोनों ही ऑक्यूपाई होंगे ना, बाहर का यूनिवर्स होगा क्या? नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा। ये बात समझ आई? पक्का? अगला देख सकते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। P एंड Q का क्या बनता है वेन डायग्राम?
ये वाला बनता है। पी एंड क्यू में क्या हो जाता है, ये वाला। पी इंप्लाइज क्यू का क्या वेन डायग्राम बनता है, क्या बनाते हैं पी इंप्लाइज क्यू में, नेगेशन पी और क्यू है ना, तो नेगेशन पी में बाहर वाला ले लेते हैं और क्यू में अंदर वाला। लेकिन अगर मैं यूनियन लूंगा तो पी का ये वाला हिस्सा क्या होगा, खाली रह जाएगा, तो फिर ये नहीं होगा। लास्ट वाला देख सकते हैं, लास्ट वाले के अंदर दो चीजें, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू रहने देते हैं। ये जो पी इंप्लाइज क्यू है इसको क्या लिख सकते हो आप, नेगेशन पी और क्यू। अब ये बीच में भी इंप्लाइज है तो मैं इस बीच वाले इंप्लाइज को भी हटाऊंगा ना, तो पी इंप्लाइज क्यू को हटाने के लिए क्या बोला था अपन ने, नेगेशन पी और क्यू बोला था। तो अगर मेरे को वेन डायग्राम से ही करना है और अगर इस बीच वाले इंप्लाइज को हटाना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और इसकी जगह आ जाएगा और ये मेरे पास पी इंप्लाइज क्यू है। क्या ये समझ में आया सभी को, पक्का? ये वाला जो है ना नेगेशन पी और क्यू, ये इस इंप्लाइज को हटाने की वजह से आया, और जब ये वाला नेगेशन मैंने हटाया तो इसकी जगह यहां पर स्टार्टिंग में नेगेशन आ गया और बीच में और आ गया। क्या ये ठीक है, इसमें कोई क्वेरी, कोई भी डाउट पीछे? तो यहां पर अगर अपन पी एंड क्यू का नेगेशन देखें, पी एंड क्यू का नेगेशन क्या होगा, पी एंड क्यू ये होता है ना, इसके नेगेशन में क्या आ जाएगा, सब कुछ जो बाहर है। इसका और लेना है, किसके साथ लूंगा इसका और, मैं नेगेशन पी और क्यू। नेगेशन पी और क्यू क्या होता है, ये वाला हो जाएगा क्यू और पी के बाहर का। ये बात समझ में आई, वेन डायग्राम बना सकते। अच्छा, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये जो बीच वाला पार्ट मिसिंग है वो कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो डी पार्ट है इसका जो वेन डायग्राम बन रहा है ये पूरे के पूरे अपने इस एरिया को एग्जॉस्ट कर देगा। बात समझ आई? ट्रूथ टेबल से कैसे करते, जैसे मान लो मेरे को इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है तो मैं लिखता हूं पी क्यू, क्या क्या ले सकते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। और तो सबसे पहले पी एंड क्यू की ट्रूथ टेबल बनाते हैं। पी एंड क्यू बनाना आता है, पी एंड क्यू कैसे बनाएंगे बताओ बताओ बताओ, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये ठीक है क्या? पी इंप्लाइज क्यू बनाना आता है, पी इंप्लाइज क्यू बताना कैसे बनेगा, ट्रू यहां पे, फॉल्स यहां पे, ट्रू और यहां पे। अब मेरे को इन दोनों में क्या खेलना है, इंप्लाइज खेलना है। इंप्लाइज एक ही सिचुएशन में फॉल्स होता है जब ट्रू से फॉल्स जा रहा है। क्या कहीं पर भी ट्रू से फॉल्स जा रहा है क्या, कहीं भी नहीं जा रहा ना ट्रू से फॉल्स, एक जगह ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू, ठीक है? तो क्या कहीं पर भी ये जा रहा है ट्रू से फॉल्स, नहीं। तो इन सारे केस के अंदर अगर मैं यहां पर इंप्लीकेशन करूंगा तो सबका क्या आ जाएगा, ट्रू। इसलिए ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन टोटोलॉजी हो जाएगा। तो आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हो और आप ट्रूथ टेबल से भी बना सकते हो। वेन डायग्राम से बनाओ तो ये जो इंप्लीकेशन है पहले ये हटा दिया करो। पी इंप्लाइज क्यू को हटाने का क्या फॉर्मूला था, नेगेशन पी और क्यू। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? कोई भी डाउट जो आप फर्स्ट में पूछना चाहते हो, पक्का? आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड का सेकंड, तो ये इक्विवेलेंट देखना है किसका, ए इंप्लाइज बी इंप्लाइज ए का, ठीक है? चलो तो इस वाले को ट्रूथ टेबल से करके देखें। ए इंप्लाइज बी इंप्लाइज ए ले लेते हैं, तो इसकी जगह बना देता हूं मैं, टोटोलॉजी वाले की जगह। तो एक तो ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। क्या क्या इनपुट लोगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, बी इंप्लाइज ए बना लेते हैं। बी इंप्लाइज ए बनाने के बाद फिर उस पर ए इंप्लाइज लगा देंगे। बी इंप्लाइज ए कैसे जाएगा, बी से ए जाएगा, तो बी से ए ट्रू फॉल्स वाला फॉल्स हो जाएगा। ये तो ट्रू ट्रू है, ये फॉल्स ट्रू है, ये ट्रू फॉल्स है, अरे फॉल्स, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ही बिट। ये बात समझ आई, पक्का? कोई क्वेरी? अब क्या कर रहे हैं, ए से जाना है इसकी तरफ। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, ए इंप्लाइज बी इंप्लाइज ए, तो ट्रू से ट्रू ट्रू, ट्रू से ट्रू ट्रू, फॉल्स से फॉल्स भी ट्रू और फॉल्स से ट्रू भी ट्रू। तो ये बेसिकली कैसी हो गई, अपनी टोटोलॉजी हो गई। तो अब अपन इसमें से चेक कर लेंगे कौन सी कैसी है, टोटोलॉजी। तो अपन अलग से टेबल नहीं बनाते, ये सब इसी में प्लॉट कर देते, ठीक है? जैसे ए एंड बी है, क्या मैं ए एंड बी यहां लिख सकता हूं? ए एंड बी क्या आएगा बताना, ट्रू ट्रू का, बाकी सबका फॉल्स। तो इसके केस में मुझे कहां से चलना है, देखो ए से इसकी तरफ चलना है, ए एंड बी की तरफ। तो ए से ए एंड बी की तरफ चलो, देखो क्या कोई ट्रू फॉल्स, अगर कोई ट्रू से फॉल्स आ गया तो वो फॉल्स हो जाएगा,
वो टोटोलॉजी नहीं रहेगी। तो ये तो ट्रू है, ये हो गया फॉल्स, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं हो सकता। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले के अंदर क्या लेना है अपन को, ए और बी लेना है। तो अपन एक ए और बी का कॉलम बनाते हैं। ए और बी में क्या लिखेंगे बताओ, इन दोनों का बताओ, ट्रू 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 फॉल्स, ऐसे ही लिखते हैं ए और बी। अब कहां से जाना है, ए से इसकी तरफ, ए से इसकी तरफ जाओ, ट्रू टू ट्रू, फिर ट्रू से ट्रू ट्रू, फॉल्स से ट्रू भी क्या होता है ट्रू, और फॉल्स से फॉल्स भी क्या होता है ट्रू। इसका मतलब अगर मैं यहां से इधर इंप्लीकेशन भेजूंगा तो ये सारे ट्रू हो जाएंगे, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया सही। बात समझ आई, पक्का? कोई क्वेरी, कोई भी डाउट, आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाले में कुछ करना ही नहीं है। थर्ड वाले में देखो अपने पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, क्या है ये, कंडीशनल इंप्लीकेशन, ए इंप्लाइज बी। कब होता है वो फॉल्स, ये खुद बोल रहा है देखो चला कर कि ये क्या है फॉल्स। तो ये फॉल्स कब होता है, अपन ने एक ही केस देखा था, कब, जब ट्रू से फॉल्स जाता है। तो देखो आपके पास दो तरीके, लेंदी तरीका तो ये है कि पी क्यू आर के 8 रो बनाओ और सब में सबकी वैल्यूज लो और उसका फाइनल रिजल्ट बना दो, उसमें देख लो कि फॉल्स कहां आ रहा है फाइनल रिजल्ट, वो पी क्यू आर की वैल्यूज हो जाएंगी। बट अपन स्मार्टली सोचते हैं, तो अपन ने सोचा कि ट्रू से फॉल्स जाता है तो क्या बनता है, फॉल्स बनता है। तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए ट्रू और इसको क्या होना चाहिए फॉल्स। क्या ये बात समझ में आई? अब एक एंड जो है ये ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू। तो ये ट्रू कब हो सकता है, जब p किसके बराबर हो ट्रू और q भी किसके बराबर हो जाए ट्रू के। तो p की वैल्यू पता चल गई, q की वैल्यू पता चल गई। अब ये क्या है फॉल्स। एक और फॉल्स कब होता है, दोनों फॉल्स हो, एक भी ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा ट्रू। इसका मतलब दोनों फॉल्स होना चाहिए। नेगेशन q तो ऑलरेडी क्या है यहां से फॉल्स है, इसका मतलब r को भी क्या होना पड़ेगा फॉल्स। मिल गई वैल्यू TTF, कुछ करना ही नहीं है, ना वेन डायग्राम बनाओ ना ट्रूथ टेबल, क्या आ जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स। यही चीज अब इसमें लगा सकते हैं क्या अपन, नीचे देखो तो फिर से क्या है इंप्लीकेशन। ये फॉल्स कब होगा, जब ये क्या हो जाए और ये क्या हो जाए फॉल्स। तो समझो ये p क्या आ गया ट्रू, एंड में फॉल्स के लिए देखो p तो बेचारा ऑलरेडी क्या हो चुका है ट्रू, इसका मतलब नेगेशन q को क्या होना पड़ेगा फॉल्स। और अगर नेगेशन q फॉल्स है तो q क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, आसान है, पक्का? आगे बढ़े, हाँ डाउट कौन सा, p नहीं, p यहां पर ही डिसाइड कर लिया ना ट्रू। वेल फॉल्स और ट्रू में इंप्लीकेशन ट्रू हो जाएगा ना, फॉल्स थोड़ी होगा। फॉल्स होने की तो कंडीशन ही एक ही है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। क्लियर? आगे बढ़े, अगले एग्जांपल देखें, पक्का? चलो ये हटा देता हूं। चलो नेगेशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव के देख लेते हैं थोड़े से। ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, ठीक है, बिना ऑप्शन के ट्राई करना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है, किसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओगे। इफ आई रीच द स्टेशन, इफ आई रीच the station in time, then I will catch train, then I will catch train, ठीक है। if I reach the station in time then I will catch train, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बता देना। हाँ बताओ। if I catch the train, नहीं, if I do not catch the train then I will not reach the station in time। ये क्या है P है और ये क्या है Q है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है नेगेशन की, नेगेशन P, नेगेशन Q क्या हो जाएगा, if I do not catch the train then I will not reach the station in time। क्लियर है, पक्का? if I do not catch the train I will not reach the station in टाइम। अगला देखिए, चलो
इसका नेगेशन बताना है, नेगेशन ऑफ दिस। ऑप्शन लिख देता हूं, डी आ रहा है, ठीक है। आया क्या नेगेशन? आ गया। कैसे करते हैं नेगेट? इधर लिख देते हैं बाहर नेगेशन और अंदर ऐसे लिख देते। अब ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है और बीच में एंड है जो कि किस में चेंज हो जाएगा? और में। तो ये क्या बन जाएगा? इसका नेगेशन, यानी नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, बीच में चेंज कर देंगे ये, और ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ पी और क्यू। यहां तक ठीक है? ऐसे ही लेते हैं ना डी मॉर्गन्स लॉ में। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या हो गया? पी। और में क्या आ जाएगा? इधर देखो, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ये बात ठीक है। अब आप चाहो तो इसकी ट्रूथ टेबल बनाकर कंपेयर कर सकते हो इनके साथ। अगर लॉज नहीं चमकते हैं तो उसके केस में क्या करोगे? इसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे, ऑप्शंस की ट्रूथ टेबल बनाओगे, चेक कर लोगे कौन सा वाला सही। ठीक है। बिना इसके लॉज कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं? क्या लिखेंगे? पी और नेगेशन पी, एंड में क्या लिखेंगे? पी और नेगेशन क्यू। ये अभी बताया था। पी और नेगेशन पी क्या होता है? ट्रू। दोनों में से एक तो ट्रू होगा, तो क्या बन जाएगा? ये ट्रू। एंड में ये क्या आ गया? पी और नेगेशन क्यू। ट्रू के साथ अगर किसी स्टेटमेंट का एंड लेते हैं तो वही स्टेटमेंट आता है। इसी पे डिपेंड करेगा, ये ट्रू है तो ट्रू, ये फॉल्स है तो फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पी और नेगेशन क्यू, लास्ट ऑप्शन। तो ये तो लॉस से है, नहीं तो आप ट्रूथ टेबल बना के कंपेयर कर सकते हो चार ऑप्शन, वो भी कर सकते हो। इसके अलावा वो अब शेड हो जाएगा। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? पहले क्या बताया था? पहले नेगेशन पी लेते हैं। प्रेसिडेंस क्या बताई थी? नेगेशन पी, यानी पी के बाहर का रीजन लेना। और ये क्या है? पी और क्यू। तो पी और क्यू तो ये है, पी और क्यू क्या आ जाएगा? ये अपना क्या है? पी और क्यू। और नेगेशन पी बनाते हैं। नेगेशन पी क्या बनेगा? ये पूरा जो पी के बाहर है, पी के सर्कल के बाहर जो भी। अब अगर आप इनका एंड लोगे दोनों का, तो क्या आएगा आपके पास? ये रीजन दिख रहा है कॉमन दोनों में। ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको नहीं, कुछ और मिस किया गया। एंड लेना, अच्छा इसका नेगेशन करना था, तो पहले तो ये निकालते हैं। निकालेंगे अगर अपन एंड, तो इसका क्या आएगा? एंड निकालने पर अपने पास ये आ जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, नेगेशन कर देंगे। नेगेशन करने पर अपने पास क्या बचेगा? नेगेट करने पर बाहर का रीजन, इसके बाहर का। इसके बाहर क्या है आपके पास? इसके बाहर एक तो ये पी है और एक वो रीजन जो क्यू में नहीं आ रहा, इसलिए डी हो जाएगा। ठीक है।
तो आप वेन डायग्राम कर सकते हो, ट्रूथ टेबल कर सकते हो, लॉज भी लगा सकते हो। क्लियर? कोई डाउट? अगला देखिए, उधर लिख देता हूं उसकी। मीन मोड मीडियन का फॉर्मूला कितनों को याद है? 10th में पढ़ा था ना जो, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। हाँ, मीन का याद है, इनका तो सबको आता है। चलो ठीक है, मोड का नहीं हो तो क्या बात कर रहे हो। L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस, CBSE थी ना, होता है मोड का फॉर्मूला। 30% तो तब था भी नहीं कि उड़ा दें, अब उड़ता है 30%, पहले तो था। चलो ये देखो, ये लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन देके बोल देते हैं ये टोटोलॉजी है या फैलेसी है, और फिर अपन को ऑपरेशंस गायब कर देते कि आप इनकी जगह ऑपरेशंस पुट करो। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि P एंड Q स्टार P क्रॉस Q इज अ टोटोलॉजी, इज अ टोटोलॉजी। अब ऑप्शन देके पूछ लेंगे कि इस स्टार की जगह और इस क्रॉस की जगह क्या आएगा, क्या ये दोनों आएंगे, क्या एंड और आएंगे, क्या और इंप्लाइज आएगा, या फिर एंड और इंप्लाइज आएगा। बात समझ में आ गई ना? ये टोटोलॉजी है। अब ये टोटोलॉजी इनमें से किसी एक ऑप्शन में होगी। जैसे मान लो इन दोनों की जगह ये रखा, हो सकता है टोटोलॉजी है या ना आए। इन दोनों की जगह हो सकता है आए या ना आए। तो आपको अब ऑप्शंस पुट करके डिसाइड करना पड़ेगा कि टोटोलॉजी कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशंस उड़ा दिए। किसका? फर्स्ट का? कैसे? कोई लॉजिक बनाया है ट्रूथ टेबल? डायरेक्ट सी से फर्स्ट क्वेश्चन यही था। फर्स्ट वाला यही किया था अपन ने। यार पीछे जाके देखोगे तो पता चलेगा। एग्जाम में आता है तो फिर उसके केस के अंदर अपन सारे बना के देखने पड़ेंगे। ऑल्दो मैं जो ऑर्डर प्रेफर करता हूँ वो CDBA है, बट आप अपना ऑर्डर बना सकते हो। मैं CDBA प्रेफर करता हूँ, जब पुट करना हो तो CDBA प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके चांस कम है कि आपको A में ही लड्डू दे देंगे। थोड़ा तो मेहनत करवाएंगे ना, मेंस है तो क्या हुआ, लिखना तो लिखवाएंगे तो सही आपसे। कर लोगे ना रीजनिंग के। मतलब अगर बुक से करते हो तो आपको 19-20 तक मिल जाएंगे। 21 के जनरली बुक्स में होंगे नहीं शायद जो आपने लिए। तो मेरे पास मास्टर PDF है मैथोंगो का, मैं उससे प्रीवियस ईयर देख लेता हूँ। तो आप चाहो तो उससे डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैथोंगो मास्टर PDF डाल देना, तो उसमें आपको 19, 20, 21 के चैप्टर वाइज मिल जाएंगे मेंस के। तो अपन ने उसी से देखे हैं ये वाले, तो अपन ने 6-7 देखे, वैरायटी पूरी एग्जॉस्ट हो गई है। तो आप मैथोंगो की मास्टर PDF डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको 30-35 के अराउंड मिल जाएंगे। तो शीट के तो अपने बेसिक है। उसके बाद अगर आपको देखना है कि अभी रीजनिंग के सवाल कैसे आते हैं, जैसे नेगेशन का अपन ने देखा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का देखा, तो आप उस तरह से उसमें देख सकते हो। आपको 30-35 मिल जाएंगे, तो 1 घंटे के अंदर आपका रीजनिंग हो जाएगा। तो मैथोंगो करके साइट है, उस पर आपको मास्टर PDF मिल जाएगा। तो मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हैं। तो अगर 19, 20, 21 के लगाते हो सवाल तो उससे लगा सकते। ठीक है, पुट करके देखेंगे। पहला पुट करोगे तो क्या आएगा, P एंड Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, ऐसा। दूसरा क्या आएगा, P एंड Q एंड P और Q। तीसरा क्या आएगा, P और Q, नहीं एंड है, सॉरी, P एंड Q और P इम्प्लाइज Q। और लास्ट में क्या आएगा, P एंड Q एंड P इम्प्लाइज Q। ये बात ठीक है क्या? और चाहिए क्या, टोटोलॉजी। ठीक है, अब थोड़ा सा तो मैं एंड वाला रिजेक्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि P एंड Q क्या होगा, एक कॉमन रीजन होगा बीच का, छोटा सा शेडेड रीजन।
तो जो छोटा सा शेडेड रीजन है मैं उसको और एंड कर रहा हूं किसके साथ, तो क्या कंप्लीट रीजन मिल सकता है? चलो और में या इसमें तो फिर भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब मैं बीच में एंड लगा रहा हूं और यहां पर पी एंड क्यू में मैं ऑलरेडी बेचारा इतना सा रीजन ले रहा हूं, तो क्या ये टोटोलॉजी हो सकता है? तो मैं इसमें अपने हाथ नहीं चलाऊंगा, मैं ए या सी में ही ट्राई करूंगा। ये बात समझ में आई? तो थोड़ी इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, बिना उसके क्या कर सकते हो, अगर आपको बार बार नहीं बनाना तो एक ही बड़ी सी ट्रूथ टेबल बना लो जिसमें ये चारों कवर हो जाए। कैसे? जैसे पी और क्यू ले लिया, क्या लोगे? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो एक तो चीज पता है आपको, सब में क्या बनाओगे आप? पी एंड क्यू बनाओगे, तो एक पी एंड क्यू का कॉलम बना के तैयार रखते हैं, इसमें क्या आएगा? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स और लास्ट में फॉल्स। अब जैसे P इंप्लाइज Q दिख रहा है और P और Q दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, एक कॉलम बना देता हूं P और Q का, ये क्या है? ट्रू ट्रू, फॉल्स कहां से आ गया? ट्रू और फॉल्स, और एक P इंप्लाइज Q का भी बना लो, P इंप्लाइज Q का क्या आ जाएगा? ट्रू, ये फॉल्स होता है, ट्रू और फॉल्स पे क्या होता है? फॉल्स, ट्रू और ट्रू। ये ठीक है। अब अपन इसके ऑपरेशन करते हैं, एक में क्या करना है? P एंड Q का इंप्लाइज लेना है इसके साथ, इसमें इंप्लाइज लेना है। अगर ट्रू और फॉल्स दिख जाए तो छोड़ देना, टोटोलॉजी नहीं होगी। क्या कोई ऐसा है ट्रू से फॉल्स? नहीं है, तो फिर यही होगी टोटोलॉजी। सी क्या कैसे आया फिर? दोनों आ रहे हैं, चलो गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टोटोलॉजी हो गई, ये पक्का दिख रहा है ना ट्रू है दोनों, क्योंकि ट्रू से फॉल्स भी फॉल्स होता है। अच्छा सी पर देखते हैं, पी एंड क्यू का और है, पी इंप्लाइज क्यू से, तो पी एंड क्यू का ये कॉलम है और P इंप्लाइज Q का ये कॉलम है। ये कहां से आ रहा है यार? देखो ना, और करेंगे तो फॉल्स आ रहा है ना बीच में, C तो गलत हो गया। और में तो कम से कम एक तो ट्रू होना चाहिए, C गलत हो गया, A क्या हो गया? सही हो गया। एक ही ट्रूथ टेबल बना दिया करो जिसमें सारे कंपोनेंट ले लो, फिर ऑपरेशंस देख लो क्या क्या। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेगेशन, स्टेटमेंट का नेगेशन कर देते हैं। ये ठीक है ना? ये बता दो, √2 is irrational और 3 is a prime number। नेगेशन बताना, √2 is irrational और 3 is a prime number। नेगेशन, नेगेशन ये P और Q है, P और Q का नेगेशन क्या होता है? नेगेशन P एंड नेगेशन Q। देखो टेक्निकली तो इसका नेगेशन होना चाहिए √2 इज नॉट इररेशनल। रीजंस है ना यार, √2 अगर इररेशनल है तो इररेशनल का उल्टा जरूरी थोड़ी है रैशनल हो, इमेजिनरी भी जा सकता है। बट हालांकि उन्होंने जो एनटीए ने ऑप्शंस लिए थे उसमें रैशनल और इररेशनल ही था, तो उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया √2 इज रैशनल, इसका नेगेशन, और की जगह एंड, और 3 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, उन्होंने इसकी जगह कॉम्पोजिट ले लिया था, बट ये भी जरूरी नहीं, प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट हो जरूरी है क्या? नॉट प्राइम भी हो सकता है ना, सारे नंबर तो प्राइम कॉम्पोजिट नहीं है। तो ये एक फाइन लाइन है, मतलब वो फिर आप ऑप्शन से डिसाइड करोगे नेगेशन। अगर √2 इज नॉट इररेशनल होगा तो मैं पहले उसको टिक करना प्रेफर करूंगा √2 इज रैशनल के कंपैरिजन में, क्योंकि इररेशनल का स्ट्रिक्ट नेगेशन रैशनल नहीं हो सकता, इमेजिनरी भी आ सकता है, हमें क्या पता। तो होना तो चाहिए √2 इज नॉट इररेशनल एंड 3 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बट अगर ऐसा नहीं है और मेरे पास है √2 इज रैशनल एंड 3 इज कॉम्पोजिट, तो सेकंड चॉइस पे मैं उसको टिक कर दूंगा। बात समझ में आई? पक्का? क्लियर है रीजनिंग? आगे बढ़े। स्टैट्स के 10th वाले फॉर्मूले अभी बता देता हूं, आज 11th वाले फॉर्मूला अपन परसों की क्लास में लेके क्वेश्चंस लगा लेंगे। ये अपनी रीजनिंग थी सारी, ठीक है। तो शीट लगा लेना, और शीट के साथ साथ अगर टाइम मिले तो प्रीवियस ईयर 19, 20, 21 लगा लेना। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 19, 20, 21 का भी मेंस का क्वेश्चन बैंक कितना बड़ा है, मतलब 1200 पेज का इसमें विद सॉल्यूशन। तो अगर आप मेंस का क्वेश्चन बैंक भी लगा लोगे ना, तो आपको पिछले 3 साल में आप देखो ना कितनी सारी शिफ्ट हुई है, तो लगभग 24-25 शिफ्ट हुई है। अगर आप उनके भी सवाल लगा लेते हो ना, तो आपका अपने आप में एक बार के लिए तैयारी कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है, तो जब आपको लगे कि अब आप तैयार हो प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर के 19, 20, 21 के एक एक सवाल मतलब ऐसा लगा लेना कि सवाल नहीं, उसका कंसेप्ट एकदम ग्रास्प कर लो, ताकि वैसा या उससे मिलता जुलता सवाल आए तो अपन फोड़ सके। तो 19, 20, 21 के जो 3 साल के प्रीवियस ईयर है ना, 24 से 25 शिफ्ट है पीसीएम तीनों में, वो लगा लेना, वो फोड़ देना, उसमें बहुत कवर हो जाएगा आपका। मतलब ऐसा तो हो जाएगा कि अपन हंसते खेलते 97, 98 परसेंटाइल तक तो मिनिमम जा पाए, आगे जाए तो वो अपनी मेहनत है, बट इतना तो अपन कर ही लेंगे। तो जब रिवीजन करो तो टारगेट करना कि एटलीस्ट ये 19, 20, 21 तो अच्छे से निकाल लो। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। मतलब आपको वो चैप्टर जिनमें आपको 1 या 1.5 मतलब कभी 1 कभी 2, वैसे चैप्टर जिसमें 1.5 सवाल भी बनता है ना, जैसा ये, तो आपको उसके भी पीवाईक्यू में 40-40 सवाल मिल जाएंगे। स्टैट्स में 45 सवाल है, 45 क्वेश्चन है, तो आपका हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हो, तीनों में लगा सकते हो। मैथ्स में तो एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, स्टैट्स के एक बार फॉर्मूले बता देता हूं। वो जो 10 तक पढ़ते थे, 10 तक क्या क्या पढ़ते थे, क्या क्या देखा था 10 तक, बताओ स्टैट्स में? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। 10th में कहा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन? यार बोर्ड फेल करवाओगे बच्चों को। 10th में कहां आया था? 10th में 10th के अंदर था मीन, मोड, मीडियन, रेंज थी। 2 टाइप का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्क्रीट जिसमें डेटा अलग अलग आता था, और एक कंटिन्यूस, और एक एम्पिरिकल फॉर्मूला था 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड। हालांकि इससे क्वेश्चन आता नहीं था, बट 21 में उन्होंने एक टेबल देकर मीन निकलवाया था और 20 में एक बार मोड निकलवाया था। तो अपन देख लेते हैं। ऑल्दो 90% क्वेश्चन जो आपके स्टैटिस्टिक्स के हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन पर ही आएंगे, क्योंकि 11th में 2 ही चीजें, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अपन को इसी के खूब सारे क्वेश्चन करने, बट एक बार अपन ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन पहले एक बार डिस्क्रीट डेटा से शुरू करते हैं। डिस्क्रीट का मतलब है टुकड़ों टुकड़ों में डेटा अलग अलग आ रहा है, जैसे 2, 4, 5, 6, 3, 4 ऐसा डेटा। तो एक बार इसमें मीन, मोड, मीडियन निकालते हैं। फिर क्लास इंटरवल्स देखते हैं कि अगर क्लास इंटरवल्स है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल सकते हो स्टैटिस्टिक्स। और रीजनिंग की तरह इसका भी एक क्वेश्चन आता है मतलब श्योरली आता है। ठीक है, एक बार के लिए मैं ये भी सोच सकता हूं कि जेई क्वाड्रेटिक देना भूल जाएगा या डिफरेंशियल में भी एक सवाल ना दे, बट स्टैट्स और रीजनिंग ऐसा है कि इनके सवाल आते ही आते हैं। 4 छोटे छोटे टॉपिक्स है, हाइट, डिस्टेंस, सेट रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग। इन 4 में से 2 या 3 सवाल आते हैं आपके हमेशा, क्योंकि ये आगे नहीं आते, एडवांस में नहीं पूछे जाते, इसलिए मेंस में पूछते हैं। ठीक है, तो अपन पहले डिस्क्रीट डेटा ले लेते हैं। डिस्क्रीट डेटा का क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशंस ऐसे अलग अलग होंगी, x1, x2, x3, x4 इस तरह से। तो जैसे मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लूं, मान लो 5, 7, 9, 1, 11, 6 ऐसा। तो मीन का फॉर्मूला याद है क्या होता है? समेशन ऑफ xi अपॉन n। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समेशन xi मतलब सारी ऑब्जर्वेशंस का सम। यहां पर क्या होगा? सम कर सकते हैं, क्या आएगा? 39 अपॉन 6, ये क्या हो गया? 6.5। ये क्लियर है? मीन निकालना आता है। डिस्क्रीट के अंदर कभी कभी टेबल भी बन जाती है जब फ्रीक्वेंसी हो, जैसे मान लो 2 है, वो 4 बार आया, 3 5 बार आया, 5 3 बार आया, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं डिस्क्रीट डेटा के अंदर, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं ऐसे 2, 3, 4, 5 और 8 ले लिया, इनकी ये फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर मीन का क्या फॉर्मूला होता है, किसी को याद है क्या? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। याद आया? क्या करते थे? सारी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, fi इंटू xi लिखते हैं। क्या आता है fi इंटू xi? 2, 6, 12, 5 और 24 सम कर दें, सिग्मा fi क्या आ जाएगा? ऐसे ही लिया है कि डिवीजन में आसानी हो, नहीं एक और कम कर देते वरना दिक्कत आ जाएगी। कितना है? 3, 6, 7, नहीं सही, ये 10 आ गया, और इनका सम कर सकते हैं, ये आ जाएगा 49। कैलकुलेशन देखते रहना है ना। तो ये क्या आ जाएगा? मीन। मीन को जनरली आप डिनोट करते हो x बार से। ठीक है, ये नोटेशन है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x बार से। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? 49 अपॉन 10, जिसको क्या बोल दोगे आप? 4.9। तो ये अपन डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट में डेटा आ सकता है, डिस्क्रीट में टेबल भी आ सकता है। सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा fi इंटू xi मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मैं 4 4 4 4 10 बार ऐड करूं, इससे अच्छा है 4 इंटू 10 करके ऐड कर दूं, इसलिए fi इंटू xi करते। क्लियर है? डेटा, फ्रीक्वेंसी, मीन।
कोई दिक्कत इसमें। अगला होता है मोड। मोड क्या होता है? सबसे फ्रीक्वेंटली अकर होने वाला डेटा। तो जैसे मान लो मेरे पास डेटा ऐसा है 5 7 7 5 5 8, तो मोड क्या होगा इसका? 5। तो मोड का मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा। 5 कितनी बार आ रहा है इसमें? 3 बार आ रहा है। अपने कोर्स में बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बाय मॉडल के अंदर क्या होता है? दो क्वांटिटीज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम सेम होती है। जैसे यहां पर देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 8 की भी है, 4 की भी, ये अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई और डेटा ले ले, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको ऐसा करता हूं, एक और कॉलम ले लेता हूं, 9 ले लेता हूं और इसमें 4 डाल देता हूं ऐसा। तो ये टोटल 14 ऑब्जर्वेशन हो गई। और सम कैसे चेंज हो जाएगा? पहले 49 आया था ना, अब क्या आ जाएगा? 36 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 85। तो मीन इसकी जगह मैं यहां पे लिख देता हूं 85/40। तो अब जैसे इसमें देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है वो क्या होता है? मोड। तो इसका मोड 4 मत लिख देना, 4 तो क्या है? फ्रीक्वेंसी। मोड सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? 9 का। तो इसके केस में ये क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इसका मोड निकालूंगा तो मोड किसके बराबर आएगा? बात समझ आई? कोई डाउट इसमें यहां तक? कोई क्वेरी? मीडियन पे बढ़े। मीडियन में बेसिकली क्या होता है? आपको मीडियन मिड वैल्यू लेनी है। तो पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद जो बीच में वैल्यू आती है वो ले लेते हैं। अब डिस्क्रीट के अंदर, मीडियन के अंदर दो केसेस हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास ऑड है तो उसके केस में एक ही मीडियन मिलता है। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है तो मिड में दो वैल्यूज मिलती है, आप उन दोनों का क्या ले लेते हो? एवरेज ले लेते हो। याद आया? तो जैसे अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं अरेंज। इसको क्या आएगा? 1 5 6 7 9 11। तो यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखो, अगर ये इवन है तो दो ऑब्जर्वेशंस लोगे आप। कौन सी? एक n/2th ऑब्जर्वेशन ले लो और दूसरी कौन सी ऑब्जर्वेशन ले लोगे? n+2/2th। n+1 नहीं, वो ऑड में आता है। और इन दोनों का आप क्या कर दोगे? एवरेज। n/2 और n+2/2 का मत कर देना, n/2th ऑब्जर्वेशन और n+2/2। जैसे 6 है तो 6 में क्या लोगे? 6/2, एक तो थर्ड और एक उसकी अगली यानी 4th ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका मीडियन? थर्ड ये है, 4th ये है। 6 + 7/2 जो क्या होता है? 6.5। बात समझ आई? पक्का? कोई डाउट? अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो मीडियन के अंदर, जैसे मान लो इसी में ये डेटा दे दिया 1 3 5 7 9, तो ये ऑड है। ऑड के केस में अपन ले लेते हैं n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये 5 है, 5 + 1/2 क्या होगा? 3। तो अपन क्या ले लेंगे यहां पर? थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो जाएगा? अपना मीडियन। ये क्लियर है ना? ये तो 9th में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। टेबल के अंदर क्या करते हैं? एक कॉलम बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं अपन? CF फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहते हैं। तो यहां पर अपन क्या लेंगे? 1 फिर 3 फिर 6 7 10 और 14। बात समझ में आई? पक्का? ये अपना क्या हो जाएगा? n हो गया। तो यहां से अपने पास n की वैल्यू क्या आई? 14। क्या ये इवन है? तो दो ऑब्जर्वेशंस का क्या लेंगे? एवरेज। कौन कौन सी दो ऑब्जर्वेशंस का एवरेज लोगे? n/2 7th और उसकी अगली कौन कौन सी ले लेंगे? 7th और 8th ऑब्जर्वेशन। ये बात समझ में आई? क्या मुझे बता सकते हो इसकी 7th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? देखो CF से चला करो। पहली ऑब्जर्वेशन 2 है, थर्ड तक मतलब अगली दो ऑब्जर्वेशन क्या है? 3। फिर 6th तक मतलब अगली 3 ऑब्जर्वेशन क्या है? 4। तो और फिर 7th तक मतलब नंबर 7 ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? 5। तो ये 7th ऑब्जर्वेशन कौन सी आ जाएगी आपके पास? 5। बात समझ आई? 8th ऑब्जर्वेशन कहां मिलेगी आपको? जब आप 10 तक जाओगे। इसका मतलब क्या है कि 8th ऑब्जर्वेशन, 9th ऑब्जर्वेशन और 10th ऑब्जर्वेशन ये सारी कौन सी है? 8। 8th भी 8 है, 9th भी 8 है और 10th भी 8 है, क्योंकि 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी तो यहां तक खत्म हो गई थी। तो 8th 9th 10th सारी क्या है? 8 है। तो अपन यहां पर क्या कर लेंगे? 8th ऑब्जर्वेशन हो गई 8। तो इसका मीडियन अगर निकालोगे तो मीडियन क्या आ जाएगा आपके पास? 5 + 8 / 2। हो सकता है ऑड होती तो एक ही लेते, पर ये आपके इनमें से कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा। ये सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि मीन मोड मीडियन
क्या हो। ये डिस्क्रीट डेटा है। अब कंटिन्यूस पे आते हैं, उसमें से 5% चांस है कि एक क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेरी, कोई भी डाउट? मीन मोड मीडियन डिस्क्रीट के लिए आप कंटिन्यूस की टेबल बनाकर फॉर्मूला लिखेंगे। कोई क्वेरी? आगे बढ़ सकता हूं मैं? ये अपन ने 9 तक देखा था, अब 10th पर आ रहे हैं। 5% चांस है कि कंटिन्यूस वाले से टेबल देकर पूछ लें, 90% चांस है, 90% की स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन पाएगा। बचे हुए 5% के अंदर आपने बाइनोमियल में पढ़ा होगा, याद है? बाइनोमियल में मीन और वेरिएंस देखा था। प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी हो गई है क्या? नहीं हुई, तो वो अपन फॉर्मूला यहां देख लेंगे, उससे भी आ जाता है प्रोबेबिलिटी के अंदर मीन और वेरिएंस। 5% सवाल उसके होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फिर अब छोड़ने होते हैं। ठीक है, तो अभी अपन वो देख लेते हैं 10th वाला, फिर अपन 11th वाला कंटिन्यू करेंगे। ये हटा दूं ना? चलो, किसी को याद है क्या मीन का फॉर्मूला? तो देखो तरीके तो 3 थे, एक था डायरेक्ट, एक था स्टेप डेविएशन, एक था अज्यूम्ड मीन। तो मैं इन सब डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं जिसमें लेंदी कैलकुलेशन होती है। सिंपल अपना मीन निकालने का जो तरीका होता है वो। अज्यूम्ड मीन डायरेक्ट में मैं नहीं जा रहा, वो आप 10th की एक बार एनसीईआरटी से देख सकते हो, मिल जाएगा आपको। तो मीन सिंपली मैं इसी फॉर्मूले पे जा रहा हूं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो मैं जो बना रहा हूं उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल्स कैसे बनते हैं? अभी अपन किसके लिए देख रहे हैं? कंटिन्यूस के लिए देख रहे हैं। कंटिन्यूस में क्या है? क्लास इंटरवल कैसे होंगे? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। कुछ यहां पर अपन फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं इसकी, जैसे 3, 1, 4, 2 ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्लास इंटरवल है, इनको अपन क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। याद आया? हाँ सर, पढ़ा तो था कुछ कुछ सालों पहले, दिमाग से निकल गया। इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? रेंज नहीं, क्लास साइज। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट। कोई डेटा दे रखा हो ना, जैसे इसकी रेंज पूछे तो 40 माइनस 0, डिस्क्रीट के अंदर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये क्या हो जाती है? रेंज। तो अगर ये नहीं लिखा हो तो लिख लेना, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस। ठीक है क्या? अच्छा, इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं क्लास साइज या क्लास विड्थ। ठीक है, क्लास साइज या क्लास विड्थ, इसको स्मॉल लेटर h से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर लिमिट को स्मॉल लेटर l से और अपर लिमिट को स्मॉल लेटर u से। यहां तक क्लियर है? इनके मिड पॉइंट्स को बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यूज करते हैं xi। xi क्यों? ये पहला है तो ये x1, x2, x3, x4। इसी तरह फ्रीक्वेंसीज fi है तो ये f1, f2, f3, f4। मिड पॉइंट बताओ सबके क्या आएंगे? 5, ये यहां तक क्लियर है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन आपको देगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अभी देखा था ना, भूल जाते हो यार। एफ आई इंटू एक्स आई निकालो, क्या आएगा? 15, 15, 100, 70। ऐड कर सकते हैं 200। कितना शानदार डेटा लिया है। सारी फ्रीक्वेंसीज का सम बताओ। 10। मीन क्या आ गया? एक्स बार लिख रहा हूं, अब फेमिलियराइज हो जाओ इससे। 200/10 क्या हो गया? ये 20। मीन क्लियर है? निकाल लेंगे पक्का। एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल करके मीन दे दिया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। अगली चीज देखें क्या? अगली चीज होती है अपने पास मीडियन और मोड। तो पहले मीडियन देख लेते हैं। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, पहले मीडियन पे आ जाते हैं। मीडियन के लिए एक कॉलम चाहिएगा। किसका कॉलम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, CF का। ऐड करो तो बताओ 3, इधर 4, इधर 8 और इधर 10। ठीक है, ये अपना क्या हो जाता है? कैपिटल N। ये क्या शो करता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूं इधर। किसी को याद है क्या? बाई चांस 10th किसी ने अच्छे से पढ़ी हो, ज्यादा ही थोड़ी? नहीं सर, अभी तो शुरू करिए पढ़ाई। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अरे घबराना नहीं है, सिंपल है, सुनो। सबसे पहले चीज निकालते हैं जिसको बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने का क्या तरीका होता है? N/2 करो। वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी N/2 से जस्ट बड़ी है, वो क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। N/2 क्या आ रहा है यहां पर? 5। अगर कोई ऐसी क्लास होती ना, जैसे मान लो ये क्लास है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है,
तब भी मैं ये नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, इसकी नेक्स्ट क्लास। अगर आप n/2 लेते हो, आपके पास आता है 5, तो आप 5 वाली मत लेना, क्या लोगे, उसके जस्ट आगे वाली। यहां पर n/2 क्या है, 5, यहां पर तो क्या है, 5 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है, यहाँ 8 है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। क्या लिख देंगे इसको, मीडियन क्लास। बात समझ में आई। CF करो, CF का कॉलम बनाओ, कैपिटल N आएगा, n/2 करो, वो वाली रो जिसमें CF n/2 से जस्ट बड़ी है, वो क्या हो जाएगी, अपनी मीडियन क्लास। इसका मतलब ये होता है कि मीडियन आपका 20 से 30 के बीच में लाया करेगा। कभी कभी अपन को गुमराह कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी गायब कर देते हैं, मीडियन बता देते हैं। जैसे उन्होंने बोला मीडियन इज 15.5, अब आप कंफ्यूज हो गए, फ्रीक्वेंसीज नहीं है, मीडियन की क्लास कौन सी होगी, तो 15.5 मीडियन है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। 10 से 20 के बीच में है ना मीडियन, ये मीडियन क्लास होगी। मीडियन हमेशा मीडियन क्लास में लाया करता है। तो अगर यहां पर n/2 निकालेंगे तो यहां पर n/2 क्या है, 5, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। बात समझ में आई क्या। अब इनका मीनिंग समझो। फॉर्मूले के अंदर देखो L क्या बताया था, लोअर लिमिट, L क्या है इसके अंदर बताओ, 20, n/2 क्या आया, 10/2, 5। H क्या बताया था आपको, क्लास साइज क्या है, 10। इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है मीडियन क्लास की, देखो जरा, तो F की जगह क्या लिख दूं, 4। एक कॉशनरी पॉइंट जो बार बार परेशान करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की नहीं लेते। मीडियन क्लास की लोगे तो n/2 माइनस CF नेगेटिव हो जाएगा, मीडियन क्लास से बाहर धक्का पड़ जाएगा, ठीक है। CF हमेशा किसकी लेंगे, क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास, उससे जस्ट पहले वाली। तो ये CF किसकी लेते हैं अपन, प्रेसीडिंग क्लास की। प्रेसीडिंग यानी पिछली वाली, क्या है पिछली वाली, CF, याद रह जाएगी ना। बाकी सब मीडियन क्लास का लेते हैं, CF किसका लेते हैं, प्रेसीडिंग क्लास का। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4। निकालने मीडियन, क्या आ जाएगा, पुट करो तो फॉर्मूला में, 20 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बोर्ड मास लगाना, ऐसा नहीं है ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/4 इंटू 10 क्या होता है, 2.5, 2.5 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 22. क्लियर है, पक्का। कोई भी क्वेरी निकाल लेंगे मीडियन। मोड देख ले लास्ट, मोड का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोड जो होता है वो बेसिकली मॉडल क्लास निकाल, जैसे मीडियन क्लास होती है उसी तरह क्या होगी आपके पास, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, ठीक है। इसमें भी आपको मोड देकर फ्रीक्वेंसी गायब कर सकते हैं, उल्टा चल सकते हैं। तो जिस क्लास में मोड है वो क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास वो होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट। यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, यही है, तो इसमें मॉडल क्लास भी क्या हो जाएगी, सेम। तो ये क्या हो गई अपनी मॉडल क्लास। बात समझ आई क्या, पक्का, क्लियर है यहां तक। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या होगा, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है इसकी, 20, यहां पे लिख देते हैं 20। F1 प्राइमरी होता है, तो F1 क्या होगी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगी, F1। 1 से पहले क्या आता है, 0, ये क्या हो जाएगा, और 1 के बाद क्या आता है, 2, तो अगला क्या हो जाएगा, सिंपल। फॉर्मूला बस याद रखने में स्टार्टिंग में टाइम लगता है थोड़ा। F1 माइनस F0 में क्या लिख दूंगा, 4 माइनस 1, 2 टाइम्स F1 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 माइनस 2 और इंटू क्या कर देंगे, 10। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 26। क्लियर है, याद रखना है। अच्छा कभी कभी ऐसा हो जाता है, सर लास्ट वाली मॉडल क्लास हो गई तो F2 तो है ही नहीं, नहीं है तो क्या मानोगे, 0। पहले वाली मॉडल क्लास हो गई तो सर F0 तो है ही नहीं, क्या मान लोगे, 0। क्लियर है ये बात। और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप। एम्पेरिकल रिलेशनशिप में ऐसा कभी यहां यूज मत करना। अगर ऐसा दे रखा हो, मीन मोड दे दिया, मीडियन पूछा है, कुछ डेटा नहीं है, तो ही लगाना, ये अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप होती, सिर्फ अप्रोक्सीमेट है ये। तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप के अंदर ये फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं। एम्पेरिकल फॉर्मूला याद है क्या किसी को, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड। 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड।
अगर इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी दे रखी है तो दूसरी क्वांटिटी निकाल सकते। क्लियर है बात? पक्का? कोई क्वेरी? ये 10 तक का था, मेन जो पोर्शन आता है वो अपन परसों से स्टार्ट करेंगे, कल तो है नहीं क्लास। क्लियर है बात? कोई डाउट यहां तक? कोई भी क्वेरी जो पूछना चाहते? नहीं तो रीजनिंग वाली शीट लगा लेना और डीपीपी नंबर 9 बाकी है वो कर लेना, ठीक है? फिर स्टैट्स अपन सैटरडे को फिनिश कर देंगे, फिर एसओटी बचेगा। चलो, थैंक यू।